राइट नाउ गजा और इजराइल में जिंदगियां तबाह हो रही हैं। एयर स्ट्राइक्स, रॉकेट्स, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज और अफरा तफरी में फंसे बच्चे। दुनिया देख रही है लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमें आज के क्राइसिस को गहराई से समझना है तो पास्ट को समझना, एक ऐसे कन्फ्लिक्ट के रूट्स को समझना बहुत ज़रूरी है जो अब भी हेडलाइंस, पॉलिटिक्स और ह्यूमन लाइव्स को शेप कर रहा है। Israel kills Palestinian men, women and children, and then they look around the world and they don't receive a single sanction to stop. They are emboldened and they keep acting. 1993 ये वो साल था जब इजराइल और पैलेस्टाइन बहुत करीब आ गए थे एक दूसरे के, एक पीसफुल सोल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन क्या हुआ इसके बाद कि हालत बदतर से बदतर होती चली गई। इसलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह इजराइल मुल्क बना और कैसे बिगनी हुई इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की। हमारी कहानी की बिगनिंग थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो होती है। ये तो हम जानते ही हैं कि हिटलर यहूदियों से बहुत नफरत करता था और उन्हें बहुत बुरी तरह ट्रीट करता था, लेकिन ज्यूज के साथ ये बिहेवियर हजारों सालों से जारी था। असल में कुछ क्रिश्चियंस मानते हैं कि कुछ ज्यूज जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करवाना चाहते थे। ये एक ऐसी बिलीफ थी जो अगले कई सदियों तक रह गई क्रिश्चियंस के बीच में। जब क्रूसेड्स हुए आज से कई हजार साल पहले, तो वहाँ बहुत सी तादाद में क्रिश्चियंस ने ज्यूज को मारा और ज्यूज के बारे में रूमर्स फैलाए गए कि किस तरह ये क्रिश्चियन चिल्ड्रंस का खून पी लेते हैं। तो ऐसी बातों की वजह से बहुत ज्यादा नफरत थी ज्यूज के खिलाफ। जितना ज्यूज को हेट सहना पड़ा है, शायद ही किसी और रिलीजियन को पिछले हजारों सालों में सहना पड़ा हो। 1800 के बाद ये जो नफरत थी ज्यूज के खिलाफ, ये ना सिर्फ रिलीजियस रीजंस की वजह से थी, बल्कि ज्यूज को एक अलग एथनिसिटी करके देखा जाने लगा। इन्हीं सब रीजंस की वजह से लेट 18th सेंचुरी के टाइम तक दुनिया भर में रहने वाले ज्यूज के अंदर एक ऐसी फीलिंग्स अमर्ज होने लगी कि कोई भी कंट्री हमें अपना नहीं मानता। अगर हमें सुकून से जिंदा रहना है तो हमें अपना खुद का कंट्री बनाना पड़ेगा, एक ज्यूइश कंट्री बनाना पड़ेगा। एक ऑस्ट्रियो हंगरियन जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था थ्यूडर हर्जल। उन्होंने अपनी 1896 के पम्फलेट में एक नई पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की जिसे ज़ायोनिज्म कहते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यूज को अपनी एक सेपरेट कंट्री मिलनी चाहिए और बहुत से ज्यूज ने इसे सपोर्ट किया। इसी वजह से 1881 में पहली लार्ज स्केल माइग्रेशन होती है ज्यूज की फ़लस्तीन के एरिया में। अब फ़लस्तीन को ही क्यों चुना? क्यों ना कि ज्यूज के लिए फ़लस्तीन का एरिया होली एरिया था। यरूशलेम ज्यूज के लिए बहुत ही होली प्लेस है। इस वक्त तक ना कोई इजराइल था, ना वेस्ट बैंक था और ना गाजा था। सारा एरिया फ़लस्तीन का जो कि ऑटमन अम्पायर के अंदर आता था, और ऑटमन अम्पायर के अंदर क्रिश्चियन, मुस्लिम्स एंड ज्यूज एक दूसरे के साथ पीसफुली रहते थे। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सन 1915 वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई। ब्रिटिश, फ्रेंच एंड अरब रेवोल्यूशनरीज ऑटमन अम्पायर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। ब्रिटिश यहाँ बड़ी चालाकी करते हैं और अरब रेवोल्यूशनरीज को कहते हैं कि तुम हमें सपोर्ट करो ऑटमन अम्पायर को हराने में और हम तुम्हें फ़लस्तीन का एरिया देंगे। और अरब लड़ाई कर रहे हैं एक यूनिफाइड अरब स्टेट बनाने के लिए। ये चाहते थे कि सीरिया से लेकर यमन तक एक अरब कंट्री बने। ब्रिटिश सेम प्रॉमिस करते हैं ज्यूज के साथ कि हम तुम्हें तुम्हारा अलग ज्यूइश कंट्री देंगे, लेकिन सीक्रेटली ब्रिटिश फ्रांस के साथ एक डील कर लेता है। जैसे ही ऑटमन अम्पायर हारता है वर्ल्ड वार 1 के बाद, तो मिडल ईस्ट का एरिया ब्रिटिश और फ्रांस आपस में डिवाइड कर लेते हैं और फ़लस्तीन का रीजन ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 1980 से लेकर 1948 तक सारा फ़लस्तीन ब्रिटिश के अंडर रहा। इसी वक्त जर्मनी में हिटलर को पावर मिलती है और ज्यूज को मिलियंस की तादाद में मारा जाता है और उनके खिलाफ जेनोसाइड्स होता है। पूरे हिटलर कंट्रोल यूरोप से ज्यूज अपनी जान बचाकर अलग अलग कंट्रीज की तरफ मूव करते हैं। कुछ को अमेरिका में रिफ्यूज मिल जाती है, लेकिन इनमें से कई ज्यूज जाते हैं फ़लस्तीन में। ब्रिटिश पहले तो उन्हें अंदर आने देता है, लेकिन बाद में उन्हें रोक देता है, जिसकी वजह से 1940 के अराउंड एक इजरायली नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है फ़लस्तीन में। 1948 में ब्रिटिश अपनी कॉलोनाइजेशन को ख़त्म करता है वर्ल्ड से और इजराइल और पैलेस्टाइन के एरिया का इशू यूएन को सौंप देता है। यूएन एक पार्टीशन प्लान बनाता है जिसके अकॉर्डिंग 55% एरिया ज्यूइश के लिए होता है और 45% अरब के लिए।
और यरूशलेम को अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल रखा जाता है, क्योंकि ये ज्यूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स तीनों रिलीजन्स के लिए होली प्लेस है। ज्यूइश इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इजराइल 1948 में एक न्यू कंट्री के तौर पर अमर्ज होता है। बट अनफॉर्चुनेटली बाकी अरब कंट्रीज वो इस प्लान से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो वो इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। इस जंग को नाम दिया जाता है फर्स्ट अरब इजरायली वॉर 1948 का। इसमें 5 से ज़्यादा कंट्रीज एक छोटी सी न्यूली अमर्ज कंट्री के खिलाफ लड़ रहे थे। ज्यूज ने पिछले 5 साल में देखा था कि दुनिया उन्हें किस तरह ट्रीट करती है, हिटलर ने कैसे उन्हें ट्रीट किया था, और अब ये सारे अरब ममालिक इनके खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं। अगर आज ये जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ते तो कभी भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, और इसी वजह से उन्होंने बहुत जोश के साथ जंग लड़ी। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि वो ये जंग जीत जाते हैं। अब यूएन के प्लान के मुताबिक जो एरियाज फलस्तीन के थे, इनमें से कुछ एरियाज पर इजराइल कब्जा कर लेता है। गाजा स्ट्रिप का एरिया इजिप्ट के पास चला गया और वेस्ट बैंक का एरिया जॉर्डन के पास चला गया। इसका मतलब है कि फलस्तीन के लोगों का अब अपना कोई कंट्री नहीं था और 7 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियन को अपना घर छोड़कर रिफ्यूजी बनना पड़ता है दूसरे अरब कंट्रीज में। इसे 1948 पैलेस्टीनियन एक्सोडस कहा जाता है। इसके बाद 1967 में सेकेंड अरब इजरायली वॉर होती है, जो कि 6 डेज तक चलती है और इसे इजराइल फिर जीत जाता है। ना सिर्फ इसमें इजराइल गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक का एरिया कैप्चर करता है, बल्कि इजिप्ट पेनिनसुला पर भी कब्जा कर लेता है। पैलेस्टीनियन अपना खुद का कंट्री चाहते हैं, इसलिए 1964 में फाउंडेशन होती है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO की। स्टार्ट में इनका एम होता है आर्म स्ट्रगल के जरिए यानी हथियार उठाकर अपना मुल्क बनाना, और ये इजराइल मुल्क को मिटाना चाहते थे। इसीलिए इजराइल और यूएस से इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं। 1974 में यूएन PLO को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये पैलेस्टीनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 1979 में इजिप्ट और इजराइल के दरमियान पीस टॉक्स कामयाब होती हैं और इजिप्ट पहला अरब कंट्री होता है जो इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसके बाद इजिप्टियन पेनिनसुला, जो कि इजराइल के अंडर था, वो इजिप्ट को वापस कर दिया जाता है। अब 1967 से 1980 तक वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप इजराइल के अंडर रहता है, और इस दौरान इजराइल में रहने वाले कई लोग वेस्ट बैंक में जाकर अपनी कॉलोनीज बनाने लग जाते हैं, वहाँ रहने लग जाते हैं और वहाँ परमानेंट सेटलमेंट्स करने लग जाते हैं। इजरायली गवर्नमेंट उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सेटलमेंट्स को इलीगल मानती है, क्योंकि ये यूएन प्लान के अगेंस्ट थी। 1992 में इजराइल के एक नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं यत्सिक रेबिन। ये कहते हैं कि PLO एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो बस अपना कंट्री चाहते हैं, हमें इनका कंट्री इनको देना चाहिए। इजराइल PLO को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है और रिटर्न में PLO भी इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेती है। और यहाँ होते हैं 1993 के ऑस्लो अवार्ड्स। पहली बार ये दोनों साथ मिलकर बात करते हैं कि कैसे हम मुल्क को पीसफुली डिवाइड कर सकते हैं, कैसे फ़लस्तीन बना सकते हैं, जिसके नतीजे में पहली बार 1994 में पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट बनती है, जिसे नाम दिया जाता है पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी। लेकिन इस टाइम तक वेस्ट बैंक के बहुत से एरियाज में इजरायली लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट्स बना ली थी और पैलेस्टीनियन भी टुकड़ों में रह रहे थे। वेस्ट बैंक के एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एरिया A, एरिया B और एरिया C। एरिया A वाले वो एरियाज होंगे जहां पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, और एरिया B पर दोनों गवर्नमेंट्स का कंट्रोल होगा, और एरिया C पर इजरायली गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। इस टाइम तक इजराइल और पैलेस्टाइन एक दूसरे के करीब आ चुके थे, बट अनफॉर्चुनेटली इसके बाद सिचुएशन खराब हो जाती है जब एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूइश पीपल अपने प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर देते हैं। इस इंसिडेंट से करीबन 5-6 साल पहले फलस्तीन में भी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट लोग मिलकर हमास ग्रुप बनाते हैं। हमास वाले कहते हैं कि PLO वाले ज़्यादा ही सेकुलर हैं और बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इजराइल के साथ। जब 1994 में इजराइल पैलेस्टाइन पीस ट्रीटी होती है तो ज्यूइश अपने प्राइम मिनिस्टर से नफरत करने लग जाते हैं और इधर हमास वाले PLO से नफरत करने लग जाते हैं। हमास ग्रुप न सिर्फ 1996 के पैलेस्टीनियन इलेक्शन से बाइकआउट करता है, बल्कि इजराइल में सुसाइड बॉम्बिंग भी करवाता है, जिसकी वजह से दोनों साइड से एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप्स की डोमिनेंस बढ़ने लग जाती है। 2006 में हमास ग्रुप इलेक्शन लड़ता है और जीत जाता है, और 2007 में दोनों जमातों यानी हमास और PLO की सिविल वार शुरू हो जाती है।
2007 में इस जंग को बैटल ऑफ गाजा कहा जाता है और फ़लस्तीन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। गाजा स्ट्रिप पर हमास का कंट्रोल बन जाता है और वेस्ट बैंक पर फाते यानी PLO का कंट्रोल हो जाता है। अब ईस्ट यरूशलेम में शेख जर्रा एक नेबरहुड है जहां कई पैलेस्टीनियन फैमिलीज को घर छोड़ने का ऑर्डर दिया गया। 7 मई 2021 को पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट कर रहे थे इस बात के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट वायलेंस होता है और पत्थरबाजी होती है। 10 मई 2021 को इजरायली पुलिस मस्जिद अक्सा में दाखिल हुई और पैलेस्टीनियन पर रबर बुलेट फायर किए गए। इस मस्जिद के इंसिडेंट की खबर सुनकर हमास वालों ने इजरायली गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम दिया कि मस्जिद से इजरायली पुलिस को निकाल ले, नहीं तो हम अटैक कर देंगे। और कुछ घंटों बाद हमास ने इजराइल की तरफ रॉकेट्स लॉन्च कर दिए और जवाब में इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी गाजा में। 2023 के एंड तक 20,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन मारे गए, जिनमें से ज्यादातर बच्चे थे। नॉर्दर्न गाजा में फमाइन ने हिट किया, एड को ब्लॉक कर दिया गया और UN ऑफिशियल्स ने इसे ग्रेवयार्ड फॉर चिल्ड्रन डिक्लेयर कर दिया। एंड नाउ इन 2025 जंग अभी भी जारी है। इजराइल ने रफा को इन्वेड कर लिया है। 35,000 से ज़ायद पैलेस्टीनियन शहीद हो चुके हैं। गजा तबाह हो चुका है और अभी तक सीज़ फायर नहीं हुआ। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।